Okay, welcome back guys to the fourth episode and we know that अगर आप चौथे एपिसोड में आ गए हो तो now you are really taking interest in it and thank you so much for that. So अभी हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे अभी स्टार्ट करते हैं कैंसर के टाइप्स उसमें डिटेल से बात करते हैं. Let's dive deeper into that. So ये एपिसोड है कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में जो बड़ी आंत का कैंसर होता है जो मलाशय मतलब कि जहाँ से हम संडास जाते हैं वो मलाशय का कैंसर है और बाकी बची हुई बड़ी आंत का कैंसर है. तो उसके बारे में बात करेंगे. और मार्च जो मंथ है सो वी आर लकीली मेकिंग अ कन्वर्सेशन इन मार्च एंड ये मार्च मंथ कोलोरेक्टल कैंसर की अवेयरनेस का मंथ है. So it's a good coincidence. So let's make a conversation with an expert, Dr. Nitin Singhal, and let's uncancer this cancer, colorectal cancer. So just give us the brief about it. Okay, what is this colorectal cancer, and how it gets started, what are the consequences and everything. So आपने जैसे स्टार्टिंग में अभी समझा ही दिया कि कोलोरेक्टल कैंसर मतलब बड़ी आंत का कैंसर एंड उसमें पूरी बड़ी आंत के कैंसर कलेक्टिवली जो टर्म है दैट इज नोन एज कोलोरेक्टल कैंसर. सो बड़ी आंत क्या होती है हमारे पेट में सबको पता है पेट में खाना आता है खाना जो है पेट से छोटी आंत में जाता है जहाँ से अब्जॉर्ब होता है एंड बाद में फिर वो पास होता है बड़ी आंत के अंदर जिसके पार्ट होते हैं राइट साइड ट्रांसवर्स कोलन फिर अपना डिसेंडिंग कोलन सिग्मॉइड कोलन उसके नीचे वाला हिस्सा रेक्टम एंड फिर फाइनली एनल कैनाल जो मल द्वार हम बोलते हैं जिससे कि वो संडास आता है. तो जो मल द्वार यानी कि एनल कैनाल से लेकर आपका जो सिग्मॉइड कोलन रेक्टम डिसेंडिंग कोलन ट्रांसवर्स कोलन असेंडिंग कोलन यानी राइट साइड का जो कोलन इसके जो सीकम अपेंडिक्स सारे जिनके जो कैंसर्स हैं टुगेदर एक टर्म जो हमने इनको दिया हुआ है दैट इज बेसिकली कोलोरेक्टल कैंसर्स. ओके दैट्स ब्यूटीफुल. तो ये कोलोरेक्टल में व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट इट सो कोलोन एंड रेक्टम वो ही टर्म सबसे ज्यादा यूज होते थे. तो जस्ट एनलाइटन अस मोर अबाउट इट कि कोलोन एंड रेक्टम है क्या और ये कैंसर उसमें कैसे होता है. सो वही मैंने बात जो की अभी स्टार्टिंग में कि कोलन मतलब असेंडिंग कोलन से लेकर जो सिग्मॉइड कोलन तक बड़ी आंत को ब्रॉडली डिवाइड करूं दो तरह से डिवाइड कर सकता हूं एक कोलन वाला पार्ट और एक रेक्टम वाला पार्ट. तो कोलन के जो चार पार्ट हैं हमने जैसे डिस्कस किया राइट ट्रांसवर्स डिसेंडिंग एंड यानी लेफ्ट साइड का कोलन जो है और सिग्मॉइड कोलन वो सारा कलेक्टिवली कोलन एंड रेक्टम मतलब बेसिकली थैला है जिसमें से अल्टीमेटली सारा न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब होके जो अल्टीमेटली स्टूल जो है वो बैक की तरफ उसमें कलेक्ट हो जाता है एंड अल्टीमेटली हम जैसे दिन में एक या दो बार जैसे संडास जाते हैं पूरा टाइम संडास नहीं जाते बिकॉज़ वो बैक के अंदर कलेक्ट होके स्ट्रेच होता रहता है एंड जब एक सफिशिएंट अमाउंट में आ जाता है प्रेशर जनरेट होता है तो हमें एक अर्ज होता है स्टूल पास करने का जो एनल कैनाल से जो निकलता है. तो दैट इज व्हाई वो जो ये रेक्टम जो कोलन है दो डिफरेंट एंटिटी की हम बात करते हैं एंड दोनों का एक्चुअली ट्रीटमेंट अलग रहता है. दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन दोनों बिहेव भी अलग करते हैं इसलिए इसको लोग अलग अलग टर्म से बात करते हैं एंड इसलिए एक सिंगल टर्म नहीं बात करते हैं अबाउट वन कैंसर. एंड एज यू मेंशन दिस मंथ मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस मंथ. सो उसका ऑब्वियसली एक रीजन है कि व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस मंथ. एक पूरा एक महीना के कैंसर को डेडिकेट किया गया है बिकॉज़ कोलोरेक्टल कैंसर इज द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया में इन मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के अंदर हम देखें एंड इसका नंबर्स जो है दैट इज ऑन अ राइजिंग ट्रेंड काफी बढ़ रहा है. जैसे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड में भी सेकंड या थर्ड कॉमन ऑलमोस्ट हर डेवलप्ड कंट्री में दिखेगा एंड इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर. एंड इंडिया में कोलोरेक्टल कैंसर्स की खास बात ये है कि और वेस्टर्न कंट्री से कंपैरिजन में इंडियन पॉपुलेशन में खासतौर से रेक्टल कैंसर्स जो हैं वो एक डिकेड यानी कि 10 साल पहले डिटेक्ट हो रहा है यानी काफी यंग लोगों के अंदर भी रेक्टल कैंसर्स देखने को मिल रहे हैं. दैट इज व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस एंटायर मंथ टू एजुकेट पीपल एंड लोगों को अवेयर कराने में कि सो दैट पीपल कैन बी डायग्नोस्ड इन अर्लियर स्टेज एंड दे नो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस बेस्ट फॉर देम एंड सो दे टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड दिस इज कैंसर को हम कंट्रोल कर सकें. ओके एंड ये जब when I was around 10-12 years old I got to know that ये कैंसर के बारे में तब मुझे ऐसा था कि ये सिर्फ पहले बगंदर होता है फिस्टुला होता है एंड फिर ये इसमें से ये कैंसर कन्वर्ट होता है. तो इसका इससे क्या रिलेशन है और ये कैंसर जब होता है तो इसमें अर्ली सिम्टम्स कैसे होते हैं. ये अंदर की बात है ऑर्गन्स की बात है तो बाहर ऐसे क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में से वी गॉट टू नो दैट वी आर समथिंग इज फिशिंग इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड में बात किया था वी आर द बेस्ट पर्सन टू नो कि समथिंग इज रॉन्ग इन आवर बॉडी. सो आपको सबसे पहले खुद ही पता चल जाता है कि मेरी बॉडी में कुछ तो ठीक नहीं है
बिफोर ये कैंसर जो मैनिफेस्ट होता है। बिफोर आई आंसर कि कौन से सिम्टम्स रहते हैं, भगेंद्र वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सो होता क्या है कि काफ़ी लोग जो प्रॉपरली खाना नहीं खाते या जिनको ये कॉन्स्टिपेशन का लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स रहता है, उनमें फिस्टुलास या हेमोरॉइड्स यानी कि जो खून आना संडास में और ये जो भगेंद्र जो जिससे पानी निकलता है, ये प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन होती हैं। एंड इंसिडेंटली जो रिस्क फैक्टर्स जो है वो कुछ हद तक कोलोन कैंसर के साथ ओवरलैप करते हैं। तो कई बार इस तरह के पेशेंट्स के अंदर कोलोरेक्टल कैंसर्स डिटेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है शायद इसमें एसोसिएशन है, जबकि ऐसा नहीं है कि जिसको हेमोरॉइड हुआ या जिसको फिस्टुला या भगंदर हुआ तो उसको कैंसर होगा ही होगा। हालांकि ये चीज बहुत काफी हद तक लोगों को जानना जरूरी है कि कई बार कुछ कैंसर्स के अंदर भगंदर कैन बी द स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन एक रेक्टल कैंसर का, और इसका मतलब ये नहीं हर किसी को भगंदर है तो उसको रेक्टल कैंसर है। बिकॉज अगर ऐसा देखेंगे तो आई गेस ऑलमोस्ट एवरी सेकंड या थर्ड पर्सन को अपन रेक्टल कैंसर डायग्नोस कर डालेंगे, क्योंकि भगंदर और हेमोरॉइड्स बहुत कॉमन डे टू डे प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट कॉमन सिम्टम्स जो इस बीमारी के साथ रिलेटेड है। एक जो सबसे इजी सिम्टम है कि अगर आपके टॉयलेट में खून आ रहा है, संडास में खून आ रहा है, ऑब्वियसली कहीं पे भी कोई खून आता है तो कोई भी उसको ज्यादा इग्नोर नहीं करते हैं, लोग जनरली जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसलिए ब्लीडिंग के साथ अगर प्रेजेंटेशन होता है तो पेशेंट टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि अगर साथ में एग्जिस्टिंग हेमोरॉइड्स हो, जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि कुछ लोगों को हेमोरॉइड्स होते हैं, तो कई बार लोग इस गलतफहमी कि हमें हेमोरॉइड्स है इसलिए लोग रहना जाते नहीं दिखाने। बट अगेन इसमें चीज जानने लायक चीज ये है कि अगर हेमोरॉइड्स के जो पेन, उसका जो हेमोरॉइड्स के अंदर जब ये ब्लीडिंग होती है, इसकी जो ब्लीडिंग होती है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। एंड जनरली वो एपिसोडिक ब्लीडिंग होती है, जो हेमोरॉइड्स वगैरह के अंदर एक बार हुआ एंड हेमोरॉइड एक बार सेटल हो गया तो कई महीनों तक, कई हफ्तों तक नहीं होता है एंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से मैनेज हो जाता है। रेक्टल कैंसर में भी ब्लीडिंग एपिसोडिक हो सकती है, लेकिन जनरली वो ज्यादा फ्रीक्वेंट रहेगा। एंड हेमोरॉइड्स के साथ कभी-कभी अगर पाइल्स जो है तो उसके अंदर अगर इंफेक्शन है या फिर थ्रोम्बोसिस है तो पेन रहता है, लेकिन रेक्टल कैंसर के साथ जनरली जो ब्लीडिंग होती है वो पेनलेस ब्लीडिंग रहती है। एंड ये चीज अपने को मतलब इग्नोर नहीं करनी। इसके साथ में खास तौर से अगर एसोसिएटेड सिम्टम्स हो, एसोसिएटेड सिम्टम्स मतलब क्या सिम्टम्स रहेंगे, एक कांस्टेंट अर्ज, जैसे टॉयलेट आने वाला जब रहता है ना एक अर्ज कि हाँ आप करके आ गए लेकिन अच्छे से साफ नहीं हुआ, उस तरह का एक अर्ज होना, ये काफी कॉमन एक अर्ली सिम्टम है। अर्ली मॉर्निंग डायरिया, जब खासतौर से सिग्मोइड और रेक्टोसिग्मोइड कैंसर्स जो होते हैं उसमें मिलता है, जिसमें टिपिकली अगर हम मोशन 6-7 बजे जाते हैं सुबह, तो पेशेंट को 4-5 बजे अर्ज होती है कि रात को 11-12 बजे सोए, 4-5 बजे अर्ज होगी हाँ मोशन आ रहा है, मोशन करने जाएगा, कुछ पानी जैसा निकलेगा, सुई जैसा नहीं आएगा, फिर दोबारा बार सुई जाएगा। यानी कि आप पहले दिन में जैसे एक बार संडास जा रहे थे, बार-बार भी संडास जा रहे हो, या फिर आप पहले संडास एक दो बार जा रहे थे, अभी संडास आ ही नहीं रहा, कब्जी हो गया। तो ये सारा जो अल्टरेशन हो गया आपका बाउल हैबिट्स के अंदर, दिस कुड बी वन ऑफ द फर्स्ट वार्निंग साइंस। एंड लोग इसको है ना बहुत सीरियसली नहीं लेते, लोगों को लगता है यार कुछ बाहर का खा लिया होगा इससे डायरिया हो गया, या फिर ना हमने बाहर का खा लिया इससे कब्ज हो गई। तो दोनों ही फेस से दो धारी तलवार हो जाता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। लेट स्टेजेस में फिर जैसे जैसे लेट होता जाता है तो पेशेंट्स का वेट लॉस होना एंड फिर अगर डिजीज स्प्रेड हो जाए तो उसके साथ पेन होना या बाकी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अगेन एम्फेसिस इस चीज पे है कि स्टार्टिंग में पेन नहीं होता है, दैट पीपल शुड बी अवेयर ऑफ। Okay, so we, as per this discussion, I got to know that this is lifestyle based disease. कि आपकी लाइफ फूड हैबिट्स क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, उस हिसाब से ये कंडीशंस स्टार्ट होती है। So for an example, I am eating outside food since last 8 years because I am not living with my family. So because of that, I am almost it's an almost a decade कि मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ। इसका कितने लेवल तक का इफेक्ट पड़ सकता है और कब मुझे एक्चुअली सावधान हो जाना चाहिए कि नाउ आई नीड टू बी बी मोर कॉशियस अबाउट इट। सो एज यू राइटली सेड कि हाँ ये जो कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर स्पेसिफिकली, इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज है। पेट के मैक्सिमम जो कैंसर्स हैं वो एक तरह से एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जो हमने स्टार्टिंग एपिसोड में डिस्कस किया था कि लाइफस्टाइल प्लेज अ मेजर कंपोनेंट इन मेनी कैंसर्स। अब लाइफस्टाइल कैंसर मतलब पहले तो वो समझ लेते हैं कि लाइफस्टाइल कैंसर का मतलब क्या है। लाइफस्टाइल कैंसर मतलब कि हम लोग जो आजकल खाना पीना फास्ट फूड जो अपन ज़्यादा खाते हैं, वेट का अपन ध्यान नहीं रखते, वेट बढ़ता जा रहा है, अल्कोहल का ट्रेंड, स्मोकिंग करना, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी हैबिट्स जो हमारा आ गया है, स्लीपिंग आवर्स हमारे उल्टे सीधे हो गए हैं, एंड खाने में जंक फूड बढ़ता जा रहा है, जो ये सारी चीज़ें बेसिकली पानी कम पीना, ये सारे हमारे लाइफस्टाइल चीज़ें, स्ट्रेस जो एक डे टू डे पार्ट हो गया लाइफ का। तो ये सारी चीज़ों का जो बैलेंस है, जो नॉर्मल बॉडी का जो एक सिस्टम है उसको हिला देता है, एंड ऑब्वियसली दिस कंट्रीब्यूट्स टू दिस कैंसर। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट कि आपने जैसे बोला कि आप 10 साल से बाहर हैं,
सो बाहर रहने से एंड बाहर का खाना खाने से यस इट कैन कंट्रीब्यूट, बट दैट इज नॉट द ओनली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप बाहर रह रहे हैं या घर के साथ नहीं रह रहे तो आप हेल्दी खाना नहीं खा सकते। मैं खुद पर्सनली 12 साल जो मेरी ट्रेनिंग का जो पीरियड था बाहर रहा हूँ, एंड आई वुड एडमिट सबके सामने कि हमने भी बहुत सारा हेल्दी फूड नहीं खाया है जब हमें पता नहीं था। आज भी हम कई बार बाहर जाते हैं, लेकिन अभी हमारी फूड चॉइसेस बहुत चेंज हो गई। जैसे पहले कॉलेज में थे, अगर बाहर खा रहे हैं तो हम लोग है ना पिज्जा समोसा ये तो मतलब एकदम ऐसा स्पॉन्टेनियसली आ जाता था, लेकिन आज हम बाहर जाते हैं तो शायद आज मैं अगर सब कुछ लेने के बावजूद मतलब आज मेरे पास ऑप्शन है, कुछ भी खरीदना चाहे कुछ भी खाना चाहूँ, तब भी मेरी जनरली प्रेफरेंस क्या होगी, मैं दाल चावल ढूंढूंगा, मैं ना खिचड़ी दही ढूंढूंगा। तो अपनी खुद की जो ईटिंग हैबिट्स है आपको खुद आपके कंट्रोल में है। इससे मतलब ये नहीं कि आप फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खा सकते, आप खा सकते हो, वंस इन अ व्हाइल खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लिमिटेड अमाउंट्स लिमिटेड पोर्शंस खाने जरूरी है। वेट मैनेज करना बहुत जरूरी है, स्पेशली वंस यू हैव क्रॉस दैट एज ऑफ 35 और सो, आपको अपनी एज जो अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद जो है ना वेट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जाता है, स्पेशली अगर आपका हाई रिस्क जो मतलब फैमिली हिस्ट्री है या बिहेवियर बाकी सब चीजों के कारण है, आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को बहुत ज्यादा वॉच आउट करने की जरूरत है। वेजिटेबल्स नीड टू बी टेकन प्रॉपर्ली, मीट स्पेशली रेड मीट जो लोग काफी चाव से खाते हैं कि है ना रेड मीट के अंदर जो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसको, क्या वो गोश्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ गोश्त बोलते हैं, गोश्त वगैरह जो लोग काफी शौक से खाते हैं, तो प्लीज वो आप बफेलो मीट एंड ऑल दोस थिंग्स जो मेरे को सिंपल जो अगर भाषा समझ आए, बीफ एग्जैक्टली द करेक्ट वर्ड इज बीफ, तो उसको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज़ दैट इज एब्सोल्युटली अनहेल्दी। एक सिंपल रूल जो मैंने सीखा बाद में, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा पहले समझ आता था, शायद मेरा भी वेट और ज्यादा कंट्रोल रहता, जो जीभ को बहुत अच्छा लगे जनरली वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए अपने को वी हैव टू वॉच आउट कि जो बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको थोड़ा कंट्रोल अमाउंट में खाएं, और खा रहे हैं तो एंड उतना रेगुलरली ना खाएं। एंड जो नॉनवेज जो खाते हैं उनको चिकन वगैरह एग्स खाइए, आप चिकन वगैरह आप ले सकते हैं, फिशेस ले सकते हैं व्हिच आर हेल्दी, एंड अगर बीफ खाना भी है तो प्लीज कंट्रोल अमाउंट्स में खाइए, एंड बाकी सारी जो अनहेल्दी चीजें उनको अवॉइड करिए बिकॉज़ दैट प्लेज अ वेरी वेरी लॉन्ग रोल नॉट ओनली कोलोरेक्टल कैंसर बट पेट के बाकी सारे कैंसर्स के अंदर भी ये इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहता है। Okay, after hearing this, I am just And I forgot to mention दो सबसे बड़े कल्प्रिट, ब्रेड तो आई थिंक ब्रेड बिस्किट्स एंड सबसे सबकी प्यारी 2 मिनट वाली मैगी जो हमने सबने खाई है क्या? okay, so I am prime prospect of this cancer. So मैगी मैं नहीं कह रहा कि मैंने नहीं खाई, शायद मेरी इतनी मैगी किसी ने भी नहीं खाई होगी, चाहे बहुत अच्छी भी खाई, ठीक है, लेकिन आज जब मैं उसको रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लीज यस मैगी मैं किसी ब्रांड या किसी के अगेंस्ट नहीं, नूडल्स मैगी आप सब खा सकते हैं, बट वॉच आउट कि इट शुड नॉट बी अ डेली ईटिंग हैबिट। डेली ईटिंग हैबिट्स हेल्दी फूड आप खाइए, वंस इन अ व्हाइल टेस्ट के लिए या आपकी मजबूरी है कि आप नहीं खा पा रहे हेल्दी खाना किसी एक दिन, तो उस दिन आप ये खा सकते हैं, बट डोंट मेक इट अ रूटीन। Okay, so literally, I'm after hearing this, I'm more worried about it. I'm gonna have an anxiety episode because of this. Because since past few days, my digestive system was not at all okay, and now I'm thinking that I'm literally gonna have this cancer. So there are cases in front of my eyes. I would tell you कि मेरे friend को hereditary की वजह से he got colorectal cancer. एंड मेरी मॉम के रिलेटिव को हुआ था यही कैंसर, बट आई डोंट नो हाउ, बट वो दोनों कैंसर में ट्रीटमेंट अलग था। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ टाइम ड्यूरेशन, बिकॉज ऑफ बॉडी डिफरेंस, मतलब जैसे कि उसकी ट्रीटमेंट होती तो ट्रीटमेंट तो सेम नहीं होनी चाहिए, पर वो ट्रीटमेंट डिफर की होती है और कौन सी ट्रीटमेंट होती है, तो प्लीज एनलाइटन मी। सो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि अभी नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर खाना बनता है, खाने में कुछ फिक्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं एंड उसी से खाना बनता है, तो वैसे ही ट्रीटमेंट के अंदर फिक्स इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए अगर मैं एक लेमन की तरह बात करूं। सो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर पेशेंट आल्सो। जैसा हमने प्रीवियस एपिसोड में बात किया था कि ट्रीटमेंट में एक मौसा या एक फूफा जरूर होता है जो है ना ये सारा ट्रीटमेंट को खराब करता है। अगेन ब्रिंगिंग टू दैट पॉइंट, वो इसी तरह के फूफे होते हैं जो गलत नॉलेज स्प्रेड करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कोई भी कैंसर, चाहे भले वो सेम कैंसर भी क्यों ना हो, गिवन इंडिविजुअल का जो कैंसर है वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे इंडिविजुअल के साथ मैच करे। तो ऑब्वियसली अगर वो मैच नहीं करेगा तो ट्रीटमेंट चेंज होगा, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट वेरी कर सकता है, स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट वेरी कर सकता है, पेशेंट की एज एंड बाकी कंडीशंस की वजह से ट्रीटमेंट वेरी कर सकता है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं। एग्जांपल मैं अभी बाकी सब चीजों को साइड में छोड़ देता हूं, कोलोन और रेक्टम की बात करता हूं। कोलोन के अंदर जो ट्रीटमेंट है उसमें रेडिएशन यानी कि सेक जो हम बोलते हैं आम भाषा में, उसका कोई रोल ही नहीं है।
वही रेक्टल कैंसर्स के अंदर रेडिएशन जो मैं कहूंगा कि थोड़ा लोकली एडवांस ट्यूमर्स रहते हैं उसमें रेडिएशन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है ट्रीटमेंट का। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप साइड से देख लीजिए कि इसमें ट्रीटमेंट के साइड में फर्क आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज के हिसाब से कोलोन कैंसर के अंदर। अर्ली स्टेजेस के अंदर कीमो की जरूरत ही नहीं होती, भाई लेट स्टेजेस में ऑलमोस्ट एवरीबॉडी गेट्स कीमोथेरेपी एंड सेम इज ट्रू विद द रेक्टल कैंसर आल्सो। तो एक स्टेज से फर्क आ गया, एक साइड से फर्क आ गया कि दोनों का फर्क क्या है। तीसरा आता है अब किसी में सर्जरी पहले होती है, किसी में कीमो पहले होती है, किसी में रेडिएशन पहले होती है, किसी में कीमो रेडिएशन साथ में पहले होती है। तो वो डिपेंड करता है आपके अगेन स्टेज पे एंड लोकेशन के ऊपर। ओके। चौथा आता है सर्जरी का। अब सर्जरी के अंदर जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था रोबोटिक सर्जरी के बारे में, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, अगेन डिपेंड करता है कि आपका एक तो ट्रीटमेंट स्टेज कौन सा है, दूसरा आपका जो सर्जन है वो कौन सी चीज के अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंट है। आज की तारीख में मैक्सिमम पेशेंट जो मेरे पास आते हैं मैं अधिकतर केसेस के अंदर आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ treating them without an open surgery and अधिकतर पेशेंट को हम लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे प्रेफर एंड व्हाट इज देयर बजट इज हम उस हिसाब से वो सर्जरी करते हैं। ओपन सर्जरी वेरी रेयरली इन सर्टेन केसेस इज व्हाट इज इंडिकेटेड। तो अगेन इस तरह से फर्क आ जाता है। देन कोलोरेक्टल कैंसर में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है दैट इज की ट्रीटमेंट में जब हम बात करते हैं स्टोमा की, स्टोमा यानी कि आम भाषा में बैग कि बैग आएगा कि नहीं आएगा ट्रीटमेंट के अंदर, एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। आई गेस आपने सुना I was going to ask this question. Yes. सो आपका एक्सपीरियंस आप मुझे शेयर करिए, मैं उसी के बाद फिर आंसर Because करूंगा। you know there are a lot of people who are scared of it. कि you know after the surgery they need to you know roam around with the bag also. So उसमें फिर बहुत सारे confusions हैं regarding you know going to toilet and how it would be very much difficult and complex because of the bag. So it's a very relevant point and काफी emotionally disturbing हो जाता है पेशेंट्स के लिए because हम पहले बात कर चुके हैं ट्रीटमेंट इज नॉट जस्ट ट्रीटिंग द डेज, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखनी है क्वांटिटी के साथ साथ। सो पहले तो बैग होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो होता क्या है कि कोलोरेक्टल कैंसर्स के अंदर क्योंकि हम आंत का हिस्सा निकालना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, हमें कभी-कभी जो मल द्वार जो रहता है उसके पास स्फिंक्टर्स होते हैं, जैसे हम कभी संडास रोकना तो हम रोक पाते हैं जोर लगा के, तो वो स्फिंक्टर्स का काम होता है। सो अगर वो ट्यूमर इस तरह का है जैसे स्फिंक्टर्स को इन्वॉल्व कर दिया या उसके आसपास है तो हमें स्फिंक्टर्स निकालने पड़ते हैं एंड उस केस में टॉयलेट का रास्ता हमें पेट में छोटी सी ओपनिंग बना के एक बैग हमें एक स्टोमा निकालना पड़ता है ताकि इंटरसेंटस ट्यूब वहां से आ जाए, जिसे हम परमानेंट स्टोमा बोलते हैं एंड जिसके ऊपर एक बैग लगा देते हैं ताकि उस बैग में कलेक्ट होता रहे। अब ये जो एक सेगमेंट है ये बहुत ही कम लोगों में इस तरह का हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है आज के केसेस में, तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग परमानेंट बैग बचा सकते हैं। अधिकतर केसेस जो आज की तारीख में जो हम बैग की बात करते हैं वो टेम्पररी बैग की बात होती है। उसमें क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन ट्रीटमेंट का लोकेशन जो क्या क्या लिया पेशेंट ने, पहले रेडिएशन ली होती है एंड लोकेशन ट्यूमर कैसी होती है, जहाँ पे जब हम रेक्टम निकालते हैं तो हमारे को डर होता है कि वो जो अंदर से निकालने के बाद कि वहाँ पे हीलिंग इश्यूज हो सकते हैं। जब हम निकाल के दोबारा जोड़ते हैं बिकॉज ऑफ रेडिएशन एंड वो सारी चीजों की वजह से हीलिंग कभी-कभी प्रॉब्लम हो सकती है एंड वहाँ पे जो जोड़ लगाया है उसमें से लीकेज हो सकता है एंड अगर संडास आप सोचिए पेट में अगर फैल जाए तो उससे डेथ हो सकती है किसी की, तो वो एक प्रॉब्लम वाला फैक्टर होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए जैसे प्लम्बर नहीं होता प्लम्बिंग करता है, जब नाला जोड़ देता है दो नलके को और लगता है कि लीकेज हो सकता है तो एक टेम्पररी बाईपास कर देता है ताकि उससे तो एक तरह का प्लम्बिंग वाला काम करते हैं। तो इनको जोड़ने के बाद हम एक टेम्पररी डाइवर्ट कर देते हैं स्टूल को एक दूसरे बैग के थ्रू जो लाके एंड वो जनरली कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए रहता है इंडिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए, जिसको हम बाद में छोटे से ऑपरेशन दोबारा बंद कर देते हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं आती। ओके। नाउ कमिंग टू लोगों का इसके बारे में एप्रीहेंशन, वेरी राइटली सेड कि लोगों को लगता है बैग के साथ कैसे जाएंगे। आई अंडरस्टैंड यस की प्रॉब्लम रहती है, मैं नहीं डिनाई करूंगा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आई लाइक टू आल्सो शेयर कि मैक्सिमम जो पेशेंट्स है खासकर परमानेंट बैग वालों के लिए आज हम लोगों के पास इतने अच्छे बैग्स हैं और इतना अच्छा ट्रेन कर पाते हैं लोगों को कि मैक्सिमम पेशेंट दे कैन लिव नॉर्मल लाइफ। इफ आई टेल यू मेनी ऑफ माय पेशेंट जिनको परमानेंट बैग हमने दिया था आज से 8-10 साल पहले जब मैंने ऑपरेट किया था, दे आर लिविंग एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। वो इवन स्विमिंग भी कर लेते हैं, दे आर नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ आल्सो, पार्टीज में भी जाते हैं क्योंकि वो जो बैग होता है आज के इतने अच्छे बैग्स आते हैं जो स्मेल भी नहीं आती, तो आपका कपड़ों के नीचे छुप जाता है। तो आपका शोभा है कि नहीं किसी को पता था, किसी को पता नहीं, आपने बताना क्यों है। टेम्पररी बैग वाले यस उनको प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग के अंदर बिकॉज़ वो जो स्टूल होता है बहुत लिक्विडिश रहता है एंड अगेन विद टाइम उसको सेटल हो जाता है एंड अगेन बिकॉज़ इट इज अ मैटर ऑफ ओनली फ्यू मंथ्स, सो उसके अगेन वी हेल्प देम इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट जो हमारे पास सर्जरी लेके जाते हैं, वी हेल्प देम विद ऑल द मेंटेनेंस एंड कि वो बैग का केयर लेना सिखाते हैं एंड जनरली वो आफ्टर सम टाइम सब सेटल हो जाता है। This was a very interesting answer, really I loved it. But इसका recovery time जो है इस कैंसर का that is too much long, you know, तो why it is that? So it depends again the site and everything. Like say अगर early stage colon cancer आया
तो उसके अंदर मान लो अगर उसने रोबोटिक सर्जरी कराया, ठीक है, सो अर्ली स्टेज रोबोटिक कैंसर, अर्ली स्टेज कोलन कैंसर, रोबोटिक सर्जरी हुआ, अगले दिन पेशेंट खाएगा, 4 या 5 दिन बाद डिस्चार्ज जाएगा एंड 2 वीक्स के अंदर बैक टू नॉर्मल लाइफ। अगर अर्ली स्टेज है तो कीमो भी नहीं आएगा, सो उसमें रिकवरी टाइम कहाँ लंबा हुआ, नहीं हुआ ना। इसी तरह रेक्टल कैंसर अर्ली स्टेज है, सेम थिंग विल बी होल्डिंग ट्रू। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट थोड़ा सा एडवांस स्टेज, स्टेज 3 या उसके बियॉन्ड आता है, तब ट्रीटमेंट लंबा हो जाता है, बिकॉज़ देन खाली एक मोडालिटी से काम नहीं चलता, फिर मल्टी मोडालिटीज का ट्रीटमेंट आता है। तो ऑब्वियसली जितनी ज्यादा मोडालिटी लगेगी उतना ज्यादा ट्रीटमेंट ड्यूरेशन आएगा उसके अंदर। इसलिए अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन टाइमलाइन इसमें अपने इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रीटमेंट को पूरी तरह से कंप्लीट करना, बिकॉज़ लोग कई बार इस जल्दबाजी में या यार कंटाल गया, लोगों का एक ये भी मेंटालिटी रहता है कंटाल गया, पैसे खत्म हो गए, ये हो गया। लेकिन आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो आधा जो ट्रीटमेंट का भी कोई फायदा नहीं है ना। एंड अगर आप ये सोचते हैं कि ट्रीटमेंट ही नहीं कराना तो फिर डॉक्टर के पास जाके मिलने का भी कोई फायदा नहीं, बिकॉज़ देन यू आर गिविंग अप फ्रॉम द राइट आउटराइटली आप गिव अप कर रहे हो। मतलब शेर करना है, शेर के सामने में सरेंडर कर दिया, मुझे खा जाओ, तो शेर खा ही जाएगा। इससे अच्छा जब आप फाइट कर रहे हैं, फाइट प्रॉपर्ली, तब गिव योरसेल्फ द बेस्ट चांस कि आप उससे क्योर हो सकें। एंड कोलोरेक्टल कैंसर्स में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आज की तारीख में क्योर रेट्स बहुत अच्छे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। कुछ वैरायटी होती है जैसे सिग्नेटरी कैंसर्स वगैरह, जो वैरायटी बहुत खराब होती है, न्यूक्लियर कैंसर, जिसमें कुछ लोग उतना अच्छा आउटकम नहीं ले पाते। लेकिन अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं कि सारे क्वेश्चन को टुगेदर लेके बात करूं तो 60-70% लोगों के अंदर अपने को काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। Okay, so you just talked about in this answer about the screening and detection and everything. So I remember about Chadwick Boseman's Black Panther of Marvel कि जिनको यही colorectal cancer था, तो like what's your view on that? Like how why he did not survive? So again, very respected actor and उनकी जर्नी बहुत ही पेनफुल जर्नी थी, बिकॉज स्टेज 3 में वो डायग्नोज हुए थे एंड ही केप्ट ऑन वर्किंग टिल द डे ही डाइड ऑफ द डिजीज स्टेज 4 तक नोबडी न्यू अबाउट इट एंड उनका डिटेक्शन थोड़ा लेट हुआ था। ऑल्दो उनका कुछ फैमिली हिस्ट्री जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि देयर वाज सम रिस्पेक्ट इन दैट एंड प्रोबब्ली ही डिड नॉट टेक इट सीरियसली। अगर ये सही है तो अगेन दिस इज अ वार्निंग थिंग फॉर द जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है तो आपको डॉक्टर से रेगुलर स्क्रीनिंग या कुछ और टेस्ट जिससे कि जल्दी कैंसर को डिटेक्ट कर सकें, आपको तुरंत मिलना चाहिए। इसके अलावा जाते जाते आई लाइक टू गिव यू अ टिप कि जैसे मैंने बात की आपसे कि कैंसर जो है लाइफस्टाइल डिजीज है, कोलोरेक्टल कैंसर, प्लीज जो मैंने आपको कहा ईटिंग हेल्दी एंड स्टेइंग फिट एंड डूइंग एक्सरसाइजेस एंड ये जो हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टू डिक्रीज दिस कैंसर एंड टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम दिस कैंसर। स्क्रीनिंग बस एक मैं ज्यादा एक चीज और बताना चाहूंगा, स्क्रीनिंग होता क्या है। अब आप लोगों ने सबने मूवी का देखा है, मूवी आती है, मूवी से पहले स्क्रीनिंग होती है मूवी की, उसका मतलब क्या होता है प्रीमियम, बेसिकली कि नहीं मूवी आई नहीं उससे पहले दिखाना। एग्जैक्टली सिमिलरली कैंसर आया नहीं उससे पहले हम कुछ टेस्ट करते हैं ताकि अर्ली स्टेज में जो कैंसर से प्री कैंसर स्टेज में उसको पकड़ सके एंड ये हाई रिस्क इंडिविजुअल में करते हैं एंड कुछ पेशेंट जिनको मतलब प्रोपेंसिटी होती है आने की उसमें ये एडवाइस किया जाता है। Okay, that was the great okay. उसके बाद yes, I really want to know कब से मुझे इसका इंतजार था कि मैं पूछूं कि what are the tips you want to give us to normal people like us जो इस कैंसर होने से बच सके तो we can apply it in our normal lifestyle. So as I said earlier, please adapt to a healthy lifestyle. 10 बजे का शार्ट टाइम मत दो, सोचा टाइम उठ के वॉक करो, शार्ट टाइम के लिए पूरा दिन बचा हुआ है, ओके। And just jokes apart, Shark Tank के किससे मेरे कोई दुश्मनी नहीं, even I watch it a lot. So, but try to maintain balance in your life. Eat healthy, stay fit, walk, exercise करिए and stress को थोड़ा manage करिए and proper अगर अपनी habits को maintain करेंगे and symptoms अगर आए तो please take a proper and a complete treatment. Discuss with your doctor कि क्या-क्या options available हैं. बैग आ जाएगा किसी ने बोल दिया ओके बेसिस पे ट्रीटमेंट ना करो, ऐसा मत करो। Please discuss with the doctor. He is going to be your best friend and वो आपको सब कुछ properly guide कर सकता है। मेरे पास कई patients हैं जो इंडिया के बाहर से भी आए हैं जिनको बोला गया था permanent bag आएगा, but we have been able to save that permanent bag, जिसको हम लोगों ने कुछ नई टेक्निक्स से थ्रू we could save that and they are living happily now with absolutely normal life. तो इसलिए ना कई बार हम कहीं सुनी बातों पे जो विश्वास कर लेते हैं उसको विश्वास मत करें। Okay, thank you so much. We literally uncancered this colorectal cancer. And thank you so much guys for watching this till the end. And now we are heading up to make a conversation with next cancer. So stay tuned and thank you so much for watching.